कल हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कलर कलर का मैंने रीजन बताया था। आपसे 3 या 4 प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और ये काफी आती हैं। पहली कंडीशन, ट्रांजिशन में एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड कलर्ड इस वजह से होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, कि उनका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है विच परमिट डी डी ट्रांजिशन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा D0 D10 कलरलेस क्यों है? क्योंकि उनमें ये डी डी ट्रांजिशन नहीं होता। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि KMnO4 K2Cr2O7 इनके अंदर क्या होता है? जो ये KMnO4 है इसमें Mn पर +7 होता है। +7 का मतलब है आर्गन 18 और 3D0। ऐसे K2Cr2O7 इसमें Cr पर +6 होता है और कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3D0। तो दोनों में D0 है, इसमें भी 3D0 है, इसमें भी 3D0 है, दोनों में D0 है, फिर भी ये कलर्ड होते हैं, ऐसा क्यों? KMnO4 का कलर पर्पल है और इसका कलर जो होता है ऑरेंज है। तो ये कलर्ड क्यों है भाई? ये D0 है फिर भी कलर्ड है, तो इसका रीजन बताया था ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल। ऑक्सीजन से इन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। चार्ज कह रहे हैं यहाँ स्पेशली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन से। किसके पास? इन आयंस के पास। इन आयंस के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस वजह से इन पर चार्ज होता है और चार्ज होने की वजह से, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो D1 हो जाता है, कलर्ड हो जाते हैं, यानी कि डी डी ट्रांजिशन हो जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने कुछ प्रॉब्लम कराई थी, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ये बताइए कि किस में क्या कंडीशन होती है, कौन सा कलर्ड आयन है, कौन सा कलरलेस है। बस सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर D0 आएगा या D10 आएगा तो कलरलेस है, अदरवाइज सारे कलर्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे समझे है क्या। ये कलर मैंने कल आपको करा दिया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं भाई हम। अभी 9 पढ़ी थी, कलर वाली थी 9। अब हमें 10 पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ध्यान देना बस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखिए सबसे पहली कंडीशन आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर हैं ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं या ये कह सकते हैं मोशन करते हैं, तो ये दो मोशन करते हैं। पहला मोशन होता है इनका एक्सिस मोशन, यानी कि जिसे हम स्पिन कहते हैं। ये एक तो अपनी एक्सिस पर वहीं घूमते रहते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, ये ध्यान रखना। मान लीजिए ये है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं। साथ साथ एक तो इनमें स्पिन मोशन होता है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन होता है। एक तो स्पिन मोशन कह सकते हैं और एक ऑर्बिटल मोशन, यानी कि पूरे ऑर्बिटल में घूमता है। यहां से ऐसे घूम रहा है तो पूरे ऑर्बिटल में घूम रहा है, यानी कि ऑर्बिटल का घूमना, ऑर्बिटल मोशन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां है उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में घूमता है उसे ऑर्बिटल मोशन, और अपनी एक्सिस पे घूमता है तो स्पिन मोशन। इसकी मोशन को हम अर्थ की मोशन से समझें तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे आपको पता है अर्थ में क्या है, सन एक जगह फोकस है। अर्थ क्या करती है, इसके चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ पर स्पिन करती है, यानी कि मोशन करती है। कैसे? एक तो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती, अपनी एक्सिस पे घूमती रहेगी, उससे डे नाइट बनते रहते हैं। साथ साथ ऑर्बिटल में घूमती रहती है, ऑर्बिटल में घूमने से सीजन आते रहते हैं।
सन के पास आ गए समर हो गया, दूर चले गए विंटर आ गया, ये कंडीशन आपको पता है। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन करता है, एक अपनी एक्सिस पे घूमता है और ऑर्बिटल में भी घूमता है, यानी कि अपनी एक्सिस पे घूमता रहेगा, ऑर्बिटल में भी घूमता रहेगा। तो इसका मतलब इसमें भी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, दो मोशन होते हैं, और दोनों मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन जब स्पिन मोशन करता है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब ऑर्बिटल मोशन करता है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी कि एटम के अंदर ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कहां से आया, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस मोशन से यानी कि स्पिन मोशन से और ऑर्बिटल मोशन से। अब जब हम ये ध्यान रखना दोनों मोशन से, लेकिन जब हम डी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है जरा ध्यान देना। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है ध्यान रखें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन दो जगह होते हैं। मेटल में जो मेटल है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एनएस में और n-1 में। वो आपको मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है, वो आपको ये पता है कि इनमें d में 1 से 10 हो सकते हैं और ns में 0 से 2 हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो जगह होंगे। कहाँ कहाँ होंगे भाई, n-1d में और ns में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2। तो दो जगह इलेक्ट्रॉन हैं डी ब्लॉक में। अब क्योंकि डी ब्लॉक में दो जगह इलेक्ट्रॉन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना है। होता क्या है, सबसे पहले ये जो मेटल है जब ये मेटल आयन में बदलते हैं यानी कि सॉलिड स्टेट में होते हैं तो मेटल आयन में ये s के इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, सिर्फ n-1d इलेक्ट्रॉन बचते हैं इनके पास। कौन से इलेक्ट्रॉन बचते हैं, n-1d। अब आपको पता है अगर मैं आपसे पूछ रहा था पहले कि वैलेंस सेल क्या है, तो पहले वैलेंस सेल ns थी क्योंकि सबसे बाहर की सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। जब इसने s के इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो अब वैलेंस सेल d बन जाती है वैलेंस सेल d बन जाती है। अब क्योंकि ये d वैलेंस सेल है तो ये शेयरिंग करेगी। और एक बात बताइए, अगर कभी किसी एटम में मान लीजिए ये एक एटम है, इसका ये कोई d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल डबल डंबल है, एक दूसरा है ये d ऑर्बिटल दिखाया भाई हमने, दूसरा एटम है उसका भी ये d ऑर्बिटल है, और ये मान लीजिए या कोई और ऑर्बिटल भी ले सकते हैं, ये ओवरलैप कर जाए तो आपको पता है ये ऑर्बिटल रुक जाते हैं, क्योंकि जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं तो वे ऑर्बिटल स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और अगर ये ऑर्बिटल रुक जाएगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट होगा, हाँ भाई अभी मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो दो स्पिन करता है, एक एक्सिस और एक ऑर्बिटल, अपनी एक्सिस पे घूमता है और पूरे ऑर्बिटल में घूमता है। अब मैंने बताया आपको कि जब डी ब्लॉक का मेटल कोई स्टडी करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन n-1d और ns में होते हैं, लेकिन जब वो मेटल आयन में बदलता है किसी कंपाउंड में या ये डी ब्लॉक, ये कह सकते हैं कि किसी मेटल की कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा वो लॉस कर देता है। तो मेटल आयन जब होते हैं तो मेटल आयन में d 1 to 10 होता है, और हमेशा कंडीशन में ये मेटल आयन में है, चाहे ये नॉर्मल सॉलिड में देखो तो भी मेटल आयन में। तो s के इलेक्ट्रॉन तो अलग हट गया, तो बचे क्या d के, और d के d वैलेंस सेल बन गई और d वैलेंस सेल बन गई और d के ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ गए क्योंकि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, डी डी के साथ बॉन्ड बना रहा है या डी किसी दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन डी ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है। अब जब ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्डिंग प्लेस में आ जाते हैं जहां बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब ऑर्बिटल में नहीं घूमते, सिर्फ उस प्लेस में घूमते हैं जहां वो ओवरलैप है, केवल इस पोर्शन में घूमेंगे। तो इसका मतलब उसका ऑर्बिटल मोशन हट जाता है। तो अब कौन सा मोशन रहेगा, सिर्फ स्पिन मोशन। तो आपको याद रखना है कि इनमें सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज होता है।
और स्पिन ओनली फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला पूछा जाता है। हमने इसका स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है? फॉर टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। मोमेंट इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला है, क्या है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बी एम। बी एम क्या है? बोर मैग्नीटोन, ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लाइक एज ए, ये कह सकते हैं स्मॉल मैग्नेट बिहेव करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आया? तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो दो मोशन कंटिन्यू करता है, स्पिन अपनी एक्सिस पे घूमना, और ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल में घूमना। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमेशा एस इलेक्ट्रॉन तो वो लॉस करेगा, तो बचेंगे कौन से? n-1d ऑर्बिटल, और n-1d वैलेंस बन जाएंगे, और वैलेंस बनते ही जब ये बॉन्डिंग में यूज होंगे तो ऑर्बिटल मोशन रुक जाएगा, और जब ऑर्बिटल मोशन रुक जाएगा तो ये सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो कभी भी हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं या मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो स्पिन ओनली फॉर्मूले से। अब आपको याद रखना है, ये कई बार हमसे पूछा है कि राइट स्पिन ओनली फॉर्मूला, कई बार तो हमसे ऐसे पूछा जाता है राइट स्पिन ओनली फॉर्मूला, तो स्पिन ओनली फॉर्मूला लिखे होगे। अच्छा, अब इसके बाद कंडीशन आती है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, ये स्पिन ओनली फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो ये ध्यान देना, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी कि अगर कहीं भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ ये कहेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब आएंगी? जब सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पेयर्ड होंगे तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। इसी वजह से हमने स्पिन ओनली फॉर्मूले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको याद रखना। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो ये मुझे समझाना था कि स्पिन ओनली फॉर्मूला है क्या। तो आपको पता हो, डायरेक्ट पूछा जाए राइट स्पिन ओनली फॉर्मूला तो फॉर्मूला लिख देना। फिर आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो किसी का, तो कैसे करते हैं? तो बस कुछ नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, उसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए करें कुछ का, लिखिए जरा। स्पिन ओनली फॉर्मूला याद रखना अभी तक, और कुछ नहीं, जो मुझे समझाना था कि इनमें स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज होता है। ध्यान दीजिए भाई, लिखिए। फाइंड प्रॉब्लम है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट
फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट in the following. Find magnetic moment in the following. Find magnetic moment in the following. हाँ भाई, कैसे बताएंगे? आयंस या मेटल आयंस कैसे करेंगे भाई? तो ध्यान दीजिए, पहला है Mn2 पॉजिटिव जिसका Z25 है। क्या करना है? कुछ नहीं, बस सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन। और अब ध्यान दीजिए भाई, मैंने बताया, देखो आप नोट कर रहे होंगे हर प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रहा है। तो क्या होगा बोलो? Mn2 पॉजिटिव है, आर्गन 18 3d5, ये है बोलो। अब हमें इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसे करेंगे? 4 3d, अब 3d बनाइए, 4 3d। 3d के लिए क्या होगा? d में 5 ऑर्बिटल। अब आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग, अगर अकॉर्डिंग टू हुंस रूल यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके भरेंगे, ये कंडीशन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 5। देखिए पांचों ही अनपेयर्ड है। अब मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट n प्लस 2 bm, अंडर रूट 5 प्लस 2, कितना हो जाएगा भाई? 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 35। तो ये अप्रोक्सीमेट 5.9 समथिंग करके आ जाएगा। या क्या बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितनी है? अब नेक्स्ट कंडीशन आपसे पूछा जाएगा, सेकंड स्पीसीज मान लीजिए आपको लिखी हुई आती है, ये तो एक का आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? सेकंड स्पीसीज, अब वेनेडियम 3 पॉजिटिव जिसका Z22 है, ये हमें बताना। क्या करेंगे? सबसे पहले वेनेडियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन कराइए। V3 पॉजिटिव आर्गन और 3d1। देखो भाई, आपको पता है क्या होता है इसमें? 22 का होता 4s2 3d2, 4s2 3d2। उसमें से क्या किया हमने? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। नहीं सॉरी, ये वेनेडियम 23 है भाई, स्कैंडियम टाइटेनियम होता, चलिए वेनेडियम 23 है, और 23 का हो जाएगा यहाँ 3d2। देखो एक मिनट सुनिए, 18 2 20 और 23 हो गया, 2 लॉस, एक इससे, ये बचा भाई, सही कर लो इसे, सॉरी 23 है भाई, ये ध्यान देना, वो टाइटेनियम लिखा गया। तो वेनेडियम का ये आ गया। अब बताइए इसमें 4 3d, 3d में अगर हम देखें तो 3d में क्या कंडीशन है? 5 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन है 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 bm। कितनी वैल्यू आएगी? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 bm। यह आ जाएगा भाई 2.83 इतने bm। अच्छा, एक चीज पे आपने नोट किया हो, क्योंकि मैं कुछ समझाना भी चाह रहा हूं, मैं इसका एक आंसर भी। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 था। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तब मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 है। इसका मतलब क्या है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने करके पॉइंट में आंसर आता है। 5 अनपेयर्ड है तो 5.9, हाँ भाई 2 अनपेयर्ड है तो 2.8। चलिए तीसरा कर लें।
तीसरा पार्ट कीजिए इसका। Cu2Z29 करें भाई। Cu2 आर्गन 18 3D9, आर्गन 18 3D9 क्या होगा बोलो। फॉर 3D की बात करें तो डी में फिर 5 ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल, पहले एक एक फिर पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 1। अब मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी एम बोर मैग्नेटोन, कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई इसकी, म्यू अंडर रूट 1 1 प्लस 2 बी एम, तो म्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा रूट थ्री होता है 1.7 1.732 इतने बी एम। तो आप फिर ध्यान दीजिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट देकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आंसर पता है, पॉइंट से पहले जो होता है वो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो पॉइंट से पहले एक आ गया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, तो पॉइंट से पहले 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे तो पॉइंट से पहले 5। तो कभी कभी आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट देकर, ये याद रखना। हाँ भाई, तो लिखिए जरा एक प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रॉब्लम लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ unpaired electron, हाँ भाई, find the number of unpaired electrons in the following metal ions। जैसे पहला पार्ट है, एक मेटल है जिसपे N पॉजिटिव है और जिसका म्यू ये कह सकते हैं 3.9 bm। बोलो आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग मेटल आयंस। अरे वाह, वेरी गुड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट, कहीं लिखा है एक मेटल आयन है जिसका म्यू 6.12 bm है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, आंसर बोलो। बोलो भाई, वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रहे हो। आंसर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। आप कहोगे ऐसा क्यों किया हमने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 6 होने चाहिए थे, ये ध्यान देना जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होना चाहिए थे, यहाँ 5 कैसे लिख दिया मैंने, तो रीजन सुनिए जरा क्या है। अब पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था तो म्यू 1 पॉइंट, ध्यान रखना, जब 1 था तो 1.732, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो म्यू 2.83, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे म्यू 3.89, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे तो म्यू 4.9, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे तो म्यू 5.93 समथिंग करके आता है।
आप ये देख के बताइए आपको इसमें क्या समझ में आया। आपको ये समझ में आया अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो 1.73, यानी कि पॉइंट के बाद 7 से बड़ा आ रहा है। जब 2 है तो 0.8 और बड़ा हो गया, पॉइंट के बाद भी 2 तो आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद 8 आया। फिर 3 था तो 8 9 आ गया, 4 था तो 4.9 आ गया, अगर 5.9 आ गया, अगर 5 था तो इसका मतलब अगर 6 होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होते तो म्यू क्या होना चाहिए था, 6.9 समथिंग करके 95 ऐसे आना था। अगर 6 होंगे तो 6.95 आएगा, और यहां कितना है 6.12। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 नहीं है, बल्कि यहां ऑर्बिटल मोशन का भी, ऑर्बिटल में मोमेंटम भी जुड़ा हुआ है। मैंने भी एक बात बताई थी कि किसी भी एटम के अंदर दो मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल मोशन। तो हम हमेशा स्पिन मोशन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि कुछ केस में ऑर्बिटल जब बॉन्ड बना देते हैं तो वे रुक जाते हैं, और ऑर्बिटल जब बॉन्ड बना देते हैं और वे रुक जाते हैं तो ऑर्बिटल मोशन नहीं होता, तो हम ऑर्बिटल मोशन को छोड़ देते हैं, सिर्फ स्पिन मोशन। तो ये जो वैल्यू है स्पिन मोशन से है, अगर इनमें ऑर्बिटल मोशन जोड़ दूं तो पॉइंटों में कुछ वैल्यू और बढ़ जाएगी। वो ज्यादा नहीं होता, 0.2 0.3 इतना ही होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन भी जुड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है तो आपको याद रखना अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है, लेकिन ये जो 5 के बाद कितना आया है एक्स्ट्रा, देखो 5 के बाद आना था 5.9, आ रहा है वो 6.12, तो कितना बढ़ा हुआ है, तो ये 0.2 के नियर है। ये 0.2 जो बढ़ा है ये ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है। ये बात याद रखना, ये स्पेशली कहीं भी हमसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा क्यों है इसका, तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोमेंटम, ये स्लाइट मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज स्लाइटली ड्यू टू ऑर्बिटल मोमेंटम। तो ऑर्बिटल मोमेंटम की वजह से मैग्नीट्यूड मोमेंट इंक्रीज हो चुका है, और ज्यादा नहीं होता, 0.1 0.2 0.3 बस इतना इंक्रीज होता है। स्पिन का ज्यादा रोल है, मोमेंटम का, ऑर्बिटल मोशन का कम रोल है, ये बात याद रखना। बोलो समझ में आ गया। हाँ ये सही बताया आपने, एक चीज और बहुत अच्छी बताई। ठीक है भाई, एक बच्चे ने बहुत सही लिखा, शिवांश गुप्ता ने, कि ये बताया है कि 6 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 तो अनपेड हो ही नहीं सकते। देखो एक बात सुनिए, नॉर्मल एटम में हो सकते हैं, कॉपर में होते हैं 6, कॉपर में 6 अनपेड होते हैं, क्योंकि 4s1 और 3d5, तो 6 अनपेड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मल में मेटल आयन में नहीं होंगे, मेटल आयन में 6 अनपेड नहीं होंगे। अच्छा दूसरी एक बात, अगर एफ ब्लॉक को देखें तो उसमें 7 भी हो सकते हैं। शिवांश, एफ ब्लॉक की स्टडी करें तो एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं, तो वहां 7 भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि 5 ही अनपेड है, 5 से ज्यादा भी अनपेड की पॉसिबिलिटी है। हमें समझना है कॉन्सेप्ट। तो यहां ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज स्लाइटली, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, अपने समझने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज स्लाइटली हाँ भाई, स्लाइटली मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज स्लाइटली बाय ऑर्बिटल मोमेंटम। मोमेंटम या ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल मोमेंट की वजह से स्लाइटली बढ़ जाता है, और कुछ नहीं बस।
ये कंडीशन ध्यान रखना। तो बोलो ध्यान रहेगा। तो अगर कभी 6 बताना है तो 6 आ सकता है, लेकिन 6 के बाद 9 समथिंग आना चाहिए। तो अब याद रहेगा किसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रीजन स्पिन मोशन होता है, लेकिन कुछ केस में ऑर्बिटल मोमेंटम भी जोड़ देते हैं। ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मोमेंटम जोड़ सकते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये थी कंडीशन कि मैंने को स्पिन ओनली फॉर्मूला बताया मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना समझा दिया। अब आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 2 प्रॉब्लम है। वो क्या, सुनिए जरा। ये मैग्नेटिक पूरा हो चुका है, क्या है प्रॉब्लम वो सुनिए। हाँ भाई, यहाँ 2 मोशन होते हैं, मतलब 2 प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी, एक तो है पैरामैग्नेटिक। अगर कहा जाए पैरामैग्नेटिक है, बस ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस ये लिख के आ जाना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वजह से पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, अगर वो कहता है मोर पैरामैग्नेटिक, मोर पैरामैग्नेटिक, तो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस ये लिखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर वो कहता है डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वजह से। हाँ भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको देना। तो मोर पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इन सब का रीजन होता है किसमें क्या लिखना है, बस 3 वर्ड। कहीं कहीं ये पैरामैग्नेटिक है, बोल दीजिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहीं लिखता है ये डाईमैग्नेटिक है, लिख दीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहीं लिखता है मोर पैरामैग्नेटिक है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और बाकी आपको मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज नंबर 10 भी करा दी, पूरी डिटेल है इसमें। अब नेक्स्ट है 11 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। नहीं, मोर डायमैग्नेटिक नहीं होता भाई, डाईमैग्नेटिक होता है बस। पैरामैग्नेटिक मोर पैरामैग्नेटिक होता है, मोर डाईमैग्नेटिक नहीं होता। आप सुन लो बजरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स है क्या, देखिए जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, उस कोऑर्डिनेशन में का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमसे प्रॉब्लम पूछी जाती है कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, देखिए कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बनता कैसे है, जब कोई मेटल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन या कैटायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, अगर मेटल और किसी स्पीसीज, स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, न्यूट्रल हो, आयनिक हो, कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है, तो जब भी कभी मेटल किसी भी स्पीसीज के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाए उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, क्योंकि आपको यही प्रॉब्लम पूछी जाएगी ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, तो वो हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए भाई जरा, क्या बताया मैंने, जब मेटल, कोई भी मेटल किसी भी स्पीसीज से, चाहे तो वो न्यूट्रल हो, कैटायन हो या एनायन हो, इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाती है, बीच में क्या होता है, जब मेटल कैटायन न्यूट्रल या एनायन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप सभी जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप्स बॉन्ड है
जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। कौन देते हैं? ये डोनर है। ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। एक बार मैं दोबारा से लिख दूं, सुन लो जरूर। मेटल जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जब मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू किसी भी न्यूट्रल, या ये कह सकते हैं न्यूट्रल, कैटायन, या और भी ज्यादा सही लिखूं तो मैं यहां लिख देता हूं लिगेंड्स, किसी लिगेंड के साथ। ये लिगेंड क्या है? लिगेंड जो है कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब मेटल किसी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उस कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेटल की जगह यहाँ मेटल आयन भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है, मेटल या मेटल आयन जब लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब आप सभी जानते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। तो वो लिगेंड्स यहाँ डोनर होता है, ये डोनर है, और ये एक्सेप्टर होता है, ये एक्सेप्टर होता है। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ये आपको ध्यान रखना, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। तो अब आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको प्रॉब्लम पूछी जाएगी ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, सिर्फ ये पूछा जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते। यहाँ ध्यान दो भाई जरा। अब मैं इसे सिंपल फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेटल को लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेटल को लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन पेयर लेनी है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए इस मेटल के पास? तो सबसे पहले कंडीशन आती है, इस मेटल के पास हाई चार्ज होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन को खींचना है, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? जिस पर हाई चार्ज होगा। एक तो हाई चार्ज होना चाहिए। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां? ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, एक आपको पता है कंप्लीट भरा हुआ, एक होता है पार्शियल भरा हुआ, और एक होता है खाली। तो देख के बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं? आप सबको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बताइए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के पास आने चाहें तो किस में आ सकते हैं? भरे हुए में, फील्ड में, या पार्शियल फील्ड में, जो पार्शियल फील्ड है, या एम्प्टी में। एम्प्टी में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आना है, तो इसका मतलब यही आपको ध्यान देना। आपसे क्या पूछा जाएगा, बस सुन लीजिए, प्रॉब्लम आएगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये है बस मेन लाइन, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, किस वजह से बनाते हैं? एक तो उनका फर्स्ट, देयर स्मॉल साइज, इट्स स्मॉल साइज, एक तो उनका साइज बहुत स्मॉल है। सेकंड, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स। तो याद रखना आपको, देखो मैंने समझाया कॉम्प्लेक्स क्या है, जब मेटल लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है। तीसरा, साइज का ये रोल है। आप एक बात बताइए,
एक बड़ा एटम है और एक छोटा एटम है, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है? आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम न्यूक्लियस का है। जिसका साइज छोटा होगा वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा, वो जल्दी करेगा। क्योंकि हमें ये देखना है कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब इसका साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जल्दी खींचेगा। और तीसरा प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। बोलो कोई डाउट? अब तीसरी कंडीशन, अब आपसे पूछा जाता है लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? उल्टा देखो, ये कह रहा मेटल क्यों बनाते हैं, तो मैंने बता दिया इसके पास ही 3 कैरेक्टर। अब ये लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? लिगेंड्स को क्या करना है भैया? कौन बताना चाहेगा? लिगेंड्स को क्या करना है कॉम्प्लेक्स बनाने में? चलिए भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देनी है, बहुत सही लिखा है 2-3 बच्चों ने। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो डोनेट कौन करेगा? जिसपे लोन पेयर होगी। तो आपसे पूछा जाता है अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है क्यों? लोन पेयर है। अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है क्यों? लोन पेयर है। सीओ कॉम्प्लेक्स बनाता है क्यों? लोन पेयर है। सीओ कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है? तो अगर हमसे ये पूछा जाए तो क्या लिख के आएंगे? तो लिख लीजिए, यहां अलग से लिख रहा हूं। लिगेंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, लिगेंड्स लाइक, नाम कोई भी आ सकता है भाई, लिगेंड्स लाइक NH3CO एटसेट्रा फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्यों बनाते हैं भैया फॉर्म कॉम्प्लेक्स? क्यों बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इन पे लोन पेयर है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपको याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on them, due to presence of lone pair of electron on on या इन them भी कह सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron on one atom in them, उनमें किसी एक एटम पे लोन पेयर है इस वजह से। तो बोलो कॉम्प्लेक्स के 2 रीजन है, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं और लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। देखो दोनों तरफ से याद रखना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पढ़ सकते हो, सिर्फ इतना ही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे कहते हैं, पहले तो ये समझिए, जो मेटल है, मेटल का क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में जो ये वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस में स्मॉल साइज एटम एंटर कर जाते हैं। जब स्मॉल साइज एटम वॉइड्स में जाते हैं उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें वॉइड्स होती है, उन वॉइड्स में छोटे एटम एंटर कर जाते हैं, बस ये लिखना। तो क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म, एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल compounds due to presence of interstitial site, in their crystal, in their crystal, हाँ भाई, in which a small size atom या interstitial site in their crystal which occupy, ऐसे कर लो, which occupy
occupied by, which are occupied by, ऐसे करो which are occupied by small size atom, occupied by small size atoms like हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये कह सकते हैं इस टाइप के, हीलियम एटसेट्रा। देखो दोबारा से, इंटरस्टिशियल ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स इन देयर क्रिस्टल, उनके क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइट है, विच आर ऑक्युपाइड बाय स्मॉल साइज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनकी वजह से, ये ध्यान देना। अब एक लास्ट है, देखो इंटरस्टिशियल का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो साइट में छोटे एटम के आने से बनते हैं। अब नेक्स्ट सुनिए भाई, लास्ट है, इसके बाद एलॉयज फॉर्मेशन बताया भी था आपको। एलॉयज फॉर्मेशन, एलॉयज कौन बनाते हैं? हाँ भाई, एलॉयज फॉर्मेशन, एलॉयज वे बनाते हैं जिनका साइज सिमिलर होता है। एलॉयज में क्या है, एक के क्रिस्टल में दूसरे को आना है। देखो मान लीजिए एक मेटल का क्रिस्टल है, ये मेटल ए का क्रिस्टल है, इसकी एटम की जगह दूसरा एटम आना है। तो देखिए मान लीजिए सारे ए वाले हैं, यहाँ बी वाला लाना है हमें, तो बी वाला कब आ सकता है? देखो अगर बी का साइज ज्यादा छोटा होगा तो वॉइड्स में चला जाएगा, और वॉइड्स में जाएगा तो एलॉयज नहीं कहलाएगा। तो बी का साइज भी ए जैसा होना चाहिए जिससे यहाँ बी आ सके। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो लिख सकते हो दे फॉर्म एलॉयज, दे फॉर्म एलॉयज। किस वजह से बनाते हैं भाई? ड्यू टू सिमिलर साइज, सिमिलर साइज, इनका सिमिलर साइज होता है इस वजह से, बस ये था। तो देखिए भाई, अब आपकी एक तो ऑक्साइड बच रहा है, एक कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज और एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। बाकी दो प्रॉपर्टीज बहुत हार्ड हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़िए, ये मोस्टली पूछी जाने वाली प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान देना भाई। अब न्यू ईयर पे क्लास चलेगी आपकी, 3 दिन आपको रेस्ट करना है। न्यू ईयर पर आपकी क्लास है 2 तारीख